आज हम एकदम ये जो लेक्चर अभी ले रहे हैं न्यूटन्स लॉ में, ये कम्प्लीटली नॉन इनर्शियल फ्रेम की जो थ्योरी हमने सिखाई हुई थी आपको लास्ट वीडियो में, उसी वीडियो और उसी नॉन इनर्शियल बिहेवियर ऑफ द रेफरेंस फ्रेम पर आधारित ये दो सवाल अभी, हालांकि ये तो उस तरह का नहीं है, ये सवाल कम्प्लीटली है, पर इसमें भी कुछ थीम है उस तरह से, और एक आध प्रॉब्लम मैं एससीबी से लूंगा जो बहुत ही कंसेप्चुअल और बहुत समझने वाला होगा। तो अभी लगातार ये बेसिकली हमारा कंप्लीटली ये मतलब प्रॉब्लम का ही लेक्चर है, तो इसमें आपको रियल फिजिक्स दिखाई देता है। जब कभी भी न्यूमेरिकल्स का स्पेशल लेक्चर लगता है तो उसको और सीरियस होकर के देखना चाहिए अगर आप अपने फिजिक्स को बेहतर बनाना चाहते हैं तो, क्योंकि न्यूमेरिकल्स जब कभी भी हम लोग सॉल्व करते हैं तो चारों तरफ से कॉन्सेप्ट कलेक्ट करके और उसमें डालना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, और जहां कहीं भी जरा सा माइन्यूट मिस्टेक अगर कॉन्सेप्ट में आपका हो रहा है तो प्रॉब्लम में लैगिंग आएगा, वो सॉल्व होगा नहीं, और जब नहीं सॉल्व होगा तो इसका मतलब है आपको रिवीजन की आवश्यकता है, कहाँ क्या छूट रहा है वो सोचने की जरूरत है। और तब जब वो सारे चीज हम लोग सोच करके और उसको परफेक्शन देते हैं तो हमें एक फिजिक्स का नया एहसास होता है, एक नई लर्निंग की खुशी होती है, और हमें लगता है कि हम बिल्कुल अपने गोल की तरफ जा रहे हैं। मतलब इतना साहस बढ़ता है कि पूछिए मत। एक न्यूमेरिकल अगर कोई क्रिटिकल न्यूमेरिकल कोई भी बच्चा सॉल्व कर ले अपनी मेहनत से, तो उसका हौसला इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उसे लगता है कि रिजल्ट अगर एक है ना तो वो मेरा है। ये ताकत है फिजिक्स की, और इसीलिए हमने नॉन इनर्शियल फ्रेम के थ्योरी को बहुत ही बारीकी से, बहुत ढंग से आपको सिखाया हुआ है। आज इसके इस प्रॉब्लम को जो नीट 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन मिलने वाले हैं, लेकिन थोड़ा उसमें फ्रिक्शन वगैरह का भी मिक्सअप है, तो जब फ्रिक्शन की थ्योरी पढ़ लेंगे तो फिर उस तरह के प्रॉब्लम को लेकर के आएंगे। बहरहाल अभी न्यूटन्स लॉ में एक से एक एच.सी. वर्मा सर के बुक में प्रॉब्लम है, और उसको करेंगे। जेई मेन का जो प्रॉब्लम है या एडवांस में तो सिंगल कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम होता नहीं है, इसीलिए अभी उसको टच नहीं किया जा रहा है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे अपने आप वो आएगा। आपने बहुत लिमिटेड फिजिक्स अभी पढ़ा हुआ है, और इसीलिए बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम को जो कि एडवांस लेवल के हैं उस पर हम लोग अटैक नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरी लाचारी है कि मैं मैक्सिमम नीट के क्वेश्चन को लेकर के चलता हूँ, क्योंकि ये सिंगल कॉन्सेप्ट पर आधारित है। इसमें भी अगर दो चार मिक्स हैं तो उस पर थोड़ा सा वेट करने की स्थिति है। ये क्वेश्चन देखिए, कहता का ब्लॉक इज प्लेस्ड एट ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा एज सोन। फिगर यहाँ पर है, यहाँ पर वो एंगल थीटा दिया गया है, ये एंगल थीटा यहाँ पर है। द वेज इज गिवन एन एक्सीलरेशन ए टू द राइट। ये जो वेज है ना, यही है वेज, इसी वेज को एक्सीलरेशन दिया गया है टुवार्ड्स राइट, और एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी है, ए के बराबर है ना। एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी है, ए के बराबर है। और तब आपको पूछा जा रहा है कि द रिलेशन बिटवीन ए एंड, ये जो ए मतलब एक्सीलरेशन, ए एंड थीटा फॉर द ब्लॉक टू रिमेन स्टेशनरी ऑन द वेज इज। सवाल की भाषा तो अपनी भाषा है, इसे समझ करके बात करते हैं। क्या कहता है सवाल हमारा कि एक यही वेज है जिसका इंक्लिनेशन है थीटा, इंक्लाइंड वेज है, इसके ऊपर एक स्मॉल एम मास का ब्लॉक रखा गया है। ऑल कॉन्टेक्ट सरफेसेस आर स्मूथ, मतलब यहां भी फ्रिक्शन नहीं है, यहां भी फ्रिक्शन नहीं है। कहता है कि राइटवर्ड डायरेक्शन में इस वेज को अगर ए एक्सीलरेशन हमने दिया है तो क्या होगा इस ए और इस थीटा के बीच का रिलेशन, ताकि यह ब्लॉक इसके सरफेस पर स्टेशनरी रहे। मतलब अगर आप इसको छोड़ देंगे तो ये डाउन द प्लेन फिसलेगा, मूव करेगा, नहीं करना चाहिए। ये स्टेशनरी रहे, मतलब इसके रेस्पेक्ट में ये रेस्ट में रहे, तो क्या होगा ए और थीटा के बीच का रिलेशन। एकदम इसी चीज को आपको सिखाया गया है, इसी चीज को आपको पूछा गया है। तो कैसे बनेगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम है ये, बोलिए कैसे। जिस फ्रेम में आपने इस बॉडी के मूवमेंट की बात सोची है वो फ्रेम एक्सिलरेटेड है,
और जब फ्रेम एक्सेलरेटेड है तो नॉन इनर्शियल तो वो होगा, और जब वो नॉन इनर्शियल है तो स्यूडो फोर्स आएगा, बिल्कुल आएगा, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। अब क्या करें, आइए दिखाते हैं क्या करना है। मैं सॉल्व करता हूं इस प्रॉब्लम को, इसके लिए मैंने ये जगह रखी हुई है, तो प्रॉब्लम यहाँ पर भी मैं नोट करता, यहाँ देखिए सवाल को यहाँ से उठाते हैं, मैं इस प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर रहा हूँ। अगर ध्यान से आप देखें तो सबसे पहली बात ये है कि आप ये मान लेते हैं यह वेज है, और इस वेज का जो इंक्लिनेशन है वो है कितना, थीटा के बराबर। इसका कोई मास मेंशन नहीं किया है, इसका एक्सीलरेशन ए है, और कहता है कि इसके ऊपर इस एम मास के ब्लॉक को मुझे स्टेशनरी देखना है। तो इसके विषय में जब कोई चर्चा नहीं है तो ये प्रॉब्लम उतना क्रिटिकल नहीं है, और वैसे भी नीट का प्रॉब्लम है तो बहुत ज्यादा लेंदी नहीं होगा। इसकी बात करें, इसका मास m है, तो सीधी सी बात है कि नीचे इस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी mg काम करेगा, और इधर के तरफ इस पर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, ये भी आपको मालूम है। और चूंकि यह फ्रेम नॉन इनर्शियल है, इसीलिए इसके ऊपर देख लीजिए स्यूडो फोर्स लगने का तरीका क्या होता है। अगर इस फ्रेम का एक्सीलरेशन राइटवार्ड डायरेक्शन में है तो ये जो स्यूडो फोर्स है वो कंप्लीटली लेफ्टवार्ड डायरेक्शन में लगेगा, और यही है स्यूडो फोर्स, है ना। इसी को दिखाने के लिए मैंने ये प्रॉब्लम आपके लिए यहाँ पर लाया हुआ है। अब करना क्या है, थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए, काम हमारा हो जाएगा। अब की बार mg को ब्रेक करने की जरूरत नहीं है अपन को, अगर उसको ब्रेक किए तो फिर फंस जाएंगे हम लोग। सिंपली नॉर्मल को ही ब्रेक कर देते हैं। ये एंगल थीटा होता है पता है, तो ये एंगल थीटा होगा, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन विल बी n sin थीटा, एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन विल बी n cos थीटा। और अब आप खेल जाइए, फोर्स डायग्राम आपके पास हो गया, इक्वेशन ऑफ मोशन लिख दीजिए, काम खत्म। ये ब्लॉक चूंकि स्टेशनरी है तो अपवार्ड फोर्स डाउनवार्ड के बराबर, राइटवार्ड फोर्स लेफ्टवार्ड के बराबर कर दीजिए, खेल खत्म है। तो क्या होगा, n cos थीटा ये आपको mg बैलेंस कर रहा है, पहला इक्वेशन, एंड n sin थीटा ma को बैलेंस कर रहा है। कहने के लिए तो सवाल समझ लीजिए कि सॉल्व हो चुका। डिवाइड कर देते हैं तो क्या होगा, ma बटा mg इक्वल टू हो जाएगा n sin थीटा डिवाइडेड बाई n cos थीटा। कहीं कोई दिक्कत नहीं, n से n मर गया, m से m मर गया। सो a का वैल्यू पक्का आप देख पा रहे हैं कि ये g tan थीटा के बराबर हुआ, एंड दिस इज द आंसर। एंड ऑप्शन में चले जाइए तो a इक्वल टू g tan थीटा, बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया हम। लेकिन अगर आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट नहीं रहा होता इस प्रॉब्लम का, एंड you didn't have the knowledge about non-inertial behavior of the frame of reference and no idea about the concept of pseudo force, then आप उलझ करके बर्बाद हो जाइएगा, समय खराब कर दीजिएगा। नीट के एग्जाम में एक प्रॉब्लम पर मुश्किल से 30-35 सेकंड का टाइम रहता है आपके पास, आपका रिजल्ट नहीं होता। और चूंकि स्यूडो फोर्स आपने पूरे शिद्दत के साथ डिस्कस किया है मेरे साथ, आप देखेंगे वीडियो तो आपको पता पड़ ही जाएगा। मैं बार बार कहता हूँ जिस दिन से आप इस प्लेटफॉर्म के साथ ईमानदारी से जुड़ जाएंगे, आपके लिए आपके लाइफ में एक नई सुबह लेकर के आएगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ आपको। और जब तक आप भागते रहेंगे, जब तक आप देश दुनिया में 1000 प्लेटफॉर्म पर दौड़ लगाते रहेंगे, कहीं कुछ मिलने वाला नहीं है। क्योंकि मैक्सिमम ऑफ द फैकल्टीज, मैक्सिमम ऑफ द प्लेटफॉर्म, भले ही ये प्लेटफॉर्म लेट से स्टार्ट हुआ, पर इसकी विश्वसनीयता और इसकी दृढ़ता और इस पर मिलने वाला कॉन्सेप्ट का जो स्ट्रेंथ है वो आपको दूसरे प्लेटफॉर्म पर नहीं ही मिलेगा, ये मैं पूरे भरोसे के साथ आपको कह सकता हूँ। और आप मेहनत करो और देखते चलो, प्रॉब्लम के हर तरह के लेवल से हम आपकी मुलाकात कराएंगे। ऐसा नहीं समझना कि काइनेमेटिक्स मैंने फिनिश कर लिया, डायमेंशन मैंने फिनिश कर लिया, हम न्यूटन्स लॉ फिनिश कर लिए, जी नहीं। हमारा सिलेबस फिनिश कभी भी कोई चैप्टर नहीं होता है, बीच में एक आध लेक्चर आपको
लाइव लेक्चर के रूप में भी आ सकता है, जहां मैं अपने पीछे चैप्टर्स के हायर लेवल के प्रॉब्लम से आपके साथ रूबरू होंगे और तब आपको कुछ नया चीज वहां पर देखने के लिए मिलेगा और साथ में आपको रिवीजन भी करवाया जाएगा टॉपिक्स का। खैर, तो ये तो सवाल फिनिश हो गया आपका। इस सवाल में कोई जो मेन जो इसका कॉन्सेप्ट था आपके सामने लाना था वो मैंने लाकर आपको दे ही दिया है, तो चिंता की कोई बात नहीं है। तो इस तरह से ये सवाल क्लियर हो गया हमारा। अब एक दूसरा सवाल हमारे पास यहाँ है, उसके लिए हम थोड़ी बात कर लें और आफ्टर दैट हम एक एससी वर्मा सर के बहुत ही हाई लेवल प्रॉब्लम के साथ आने वाले हैं। तो आइए इसको मैं इरेज करता हूं, आप पॉज करके इसको नोट करना जैसा लगे आपको। अगर नोट करने की जरूरत लगे तो ऑल द बेस्ट है, नहीं लगे तो आप जाने, आपका काम जाने। मैं अपना काम तो ईमानदारी से कर रहा हूं, आप कितने ईमानदार हैं उसी के हिसाब से आपका करियर बिल्डअप होगा। कहता इन द डायग्राम शोन, ये 2022 के नीट का क्वेश्चन है। इन द डायग्राम शोन फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 2 kg एंड 1 kg ब्लॉक। नॉर्मल रिएक्शन के विषय में जो हमारी अब तक की धारणा है वो हम लोग सिंपली जानते रहते हैं कि mg के चलते जो मिलता है ये इस सरफेस से वो मेरा नॉर्मल रिएक्शन है, और जनरली हम लोग n = mg कहा करते हैं। पर ये हमारी सोच गलत है। ये सही है, ये सही है, पर ऑल द टाइम n mg के ही साथ हो ये जरूरी नहीं है। अगर मैं इस दीवार पर एक फोर्स लगाता हूं, ये दीवार, ये बोर्ड क्या है मेरा, वर्टिकल प्लेन है। अगर मैं यहाँ पर फोर्स लगाता हूँ, इस तरह का प्रॉब्लम नेक्स्ट टॉपिक में आने वाला है, तो यहाँ पर n जो है वो कभी भी mg के बराबर नहीं होगा। चूंकि फोर्स इधर से लग रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन ये वर्टिकल प्लेन इधर से देगा, इस डायरेक्शन में देगा, mg से दूर दूर तक इसको कोई वास्ता नहीं है। इस तरह की बात हम लोग जरूर करेंगे, आप घबराएं नहीं। जो चीजें आपको लगता है कि वो अभी छूटा हुआ तो सब आएगा। हर चीज अपन को मालूम है कि कहाँ कब क्या बताना है। आइए इसको देखते हैं। ये सरफेस देख रहे हैं ना, 2 kg और 1 kg के बीच का नॉर्मल रिएक्शन से मतलब है ऐसा कि ये अगर मान लेते हैं 2 kg ब्लॉक है और इसके कांटेक्ट में ये 1 kg ब्लॉक है, तो ये इसको पुश करेगा, ये इसको पुश करेगा। तो 1 kg ब्लॉक और 2 kg ब्लॉक में ये जो सरफेस पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ये भी नॉर्मल रिएक्शन है, और इसी का डिमांड किया गया है आपके सवाल में। तो कुछ नया तो है प्रॉब्लम में, क्योंकि हमारी अवधारणा जो है, हमारा जो मतलब एजम्पशन है, जो हमारे दिमाग में फ्रेम बैठा हुआ है, उससे थोड़ा ये हटकर है। कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहली बात क्या है, हम ये सोच करके देखते हैं कि ये 60 न्यूटन का फोर्स इधर से लग रहा है अप द प्लेन और 18 न्यूटन का फोर्स लग रहा है डाउन द प्लेन। फॉर द टाइम बिंग हम तीनों को सिंगल ब्लॉक मान करके पहले ये तय कर लेते हैं कि हमारा ये सिस्टम किस डायरेक्शन में एक्सिलरेट होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि 60 न्यूटन का फोर्स यहाँ अप द प्लेन लग रहा है, 18 न्यूटन डाउन द प्लेन लग रहा है, और इन सबके चलते 3 2 5 1 6, और ये भी सवाल में g = 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज करना है। तो हमने एक ट्रायल देख लेना है कि पॉसिबल है कि नहीं। 3 2 5 1 6, यानी ये जो डाउनवर्ड फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन वाला mg sin थीटा, तो mg sin थीटा का जो वैल्यू ओवरऑल मिलने वाला है वो 6 × 10 और 10 × sin 30 डिग्री, तो कुल मिलाकर के 60, यानी ये 30 न्यूटन का मिलने वाला है। ठीक है, और 18 और जोड़ दीजिए, तो डाउन द प्लेन जो नेट फोर्स मिल रहा है वो 30 न्यूटन और प्लस 18 न्यूटन मिला के 48 न्यूटन आपको मिल रहा है। जबकि अप द प्लेन आपको 60 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो कन्फर्म है कि ये जो सिस्टम है वो अप द प्लेन एक्सीलरेट होगा, और ये हम आराम से निकाल सकते हैं कि एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम, ये ट्रायल टेस्ट कर लिया हमने, और इस टेस्ट से पता चल गया कि ये सिस्टम अप द प्लेन एक्सीलरेट होगा। एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम अप द प्लेन, इसका वैल्यू आएगा, आपको पता है कि ये mg sin थीटा से आया हुआ है। ये टोटल मिलाकर के क्या है, mg sin थीटा है। आपको
लगे कि सर क्या कर रहे हैं, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ 6 kg का ब्लॉक उठा लेता हूँ और यहाँ मैं mg लगाता हूँ और यहाँ मैं नॉर्मल लगाता हूँ। ये मेरा 30 डिग्री है, ये हो जाएगा mg cos 30 डिग्री और ये हो जाएगा mg sin 30 डिग्री। और इधर लग रहा है आपको 60 न्यूटन, इधर से लग रहा है आपको 18 न्यूटन। तो कुल मिलाकर के इससे तो कोई फायदा होना है नहीं। n इक्वल टू आप कह सकते हैं mg cos थीटा एंड ये होगा 60 माइनस mg sin 30 डिग्री और प्लस 18 इक्वल टू 6 इंटू ए। यहाँ से हो जाएगा 60 माइनस 48, अभी निकाला है ना यहाँ पे, ये देखिए ना यही तो है। 48 इक्वल टू 6a, तो यहाँ से a का मान आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी एक्सीलरेशन ऑफ द जो सिस्टम होगा a, इसका वैल्यू आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अब कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो अगर मैं एग्जाम हॉल में होता तो यहाँ पे तुरंत चेक करके 2 सेकंड के अंदर में मैं a का वैल्यू निकाल लेता। चूंकि यहाँ आपको समझना है इसीलिए मैं हर स्टेप को खोल दिया हूँ, है ना। पहले तो मैंने शॉर्ट में निकालने की कोशिश की, फिर मुझे लगा कि अगर आप नहीं समझे तो परेशानी हो जाएगी। बराबर मैंने ए यहाँ पर माना और कुल मिलाकर के एक्सेलेरेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ द प्लेन को हमने ए मान लिया। और अब इसी के अकॉर्डिंग हम वहाँ पर फोर्स डायग्राम बना दिए। यहाँ पर ये एंगल जो है आपको 30 डिग्री है और बाकी जो काम है एज इट इज आपको पता ही है कि तीनों को मैंने सेम मान के अब द प्लेन वैल्यू निकाल लिया। और अब कहीं नहीं दौड़ लगाना है, दौड़ यहाँ पर 1 kg का काम कर दीजिए, क्योंकि इसी पर आपको 2 kg के द्वारा 1 kg पर नॉर्मल रिएक्शन लाना है। बस तुरंत के तुरंत इस सवाल का समाधान हम आपको दे रहे हैं, आइए देखते हैं कैसे वो आएगा। तो 1 kg के लिए FBD बना लें, कौन सी बड़ी बात है। 1 kg के लिए जब मैं FBD बनाऊंगा यानी फोर्स बड़ी डायग्राम, तो मेरे पास नीचे क्या होगा, mg होगा और इधर की तरफ क्या होगा, n डैश होगा। इधर से लग रहा है कितना, 18 न्यूटन और इधर से लग रहा है वही n, जिसे मैं नॉर्मल रिएक्शन जो इस 2 kg के ब्लॉक से इसके ऊपर लगाया जा रहा है एंड a का वैल्यू आपको पता ही है। तो आपको जाहिर सी बात है यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल लगा दीजिए और इधर के तरफ जो होगा ये mg cos थीटा होगा और इधर के तरफ क्या हो जाएगा, mg sin थीटा। बस क्या होगा, n डैश इक्वल टू mg cos थीटा, है ना। इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं और इसको क्या लिखेंगे, ध्यान से देखें। इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है, n है और तो कोई इधर नहीं है, लिखते हैं n माइनस mg साइन थीटा माइनस या प्लस 18, यहाँ ब्रैकेट कर लेते हैं, बराबर मास गुना एक्सीलरेशन। यहीं से n का वैल्यू पता पड़ जाएगा, जो हो जाएगा mg साइन थीटा प्लस 18 प्लस ma न्यूटन। देखिए m का मान 1 kg, g का मान 10, साइन 30 का मान ये यहाँ साइन 30 डिग्री और प्लस 18 प्लस m का मान 1 और ये गुना 2, ये कितना हो जाएगा, देखिए ना 5 हो जाएगा यहाँ से, प्लस 18 और प्लस 2 न्यूटन, 18 2 20 5 25 न्यूटन। यही तो आंसर है, यही तो आंसर है, यही है आंसर, इतना न्यूटन आपको आ गया वैल्यू। यानी ये जो नॉर्मल है इसका वैल्यू 25 न्यूटन के बराबर होएगा। ऑप्शन में है 25 न्यूटन, आप डाल करके आंसर तक पहुंच पाएंगे। ये सवाल एक अपने आप में समझने के लिए नीट का स्पीड क्वेश्चन है। अब मैं पूरा इसको आप के हवाले कर रहा हूं, आप पॉज करके नोट करना। और मैं जिस सवाल के लिए आपके लिए मैंने सोचा हुआ है वो सवाल आइए एक बेहतरीन क्वेश्चन के रूप में आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन लिखूंगा नहीं लेकिन पूरी तरह से आपको समझा जरूर दूंगा, प्रॉब्लम को समझाऊंगा। पहले प्रॉब्लम के पास एक खूबसूरत डायग्राम है, आइए इस प्रॉब्लम को हम लोग
एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम के रूप में, और कहाँ कहाँ गलतियां हमसे होती है, उस गलतियों से बचते हुए कैसे सवाल को करेंगे, आप देखिए, अच्छा लगेगा आपको यह प्रॉब्लम करके। इसका वैल्यू m डैश है। कहता है कि एक बिगर ब्लॉक है जिसका मास m डैश के बराबर है, ठीक है। और ये कह रहा है कि इस ब्लॉक की फिगर थोड़ा एंटरटेनिंग होना चाहिए, फिगर देख के माथा गर्म नहीं हो, फिगर सुंदर होना चाहिए, क्योंकि डायग्राम स्मार्ट रहता है तो दिमाग खुलता है। ये देखिए, अब ठीक है, थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, क्या दिक्कत है। इसमें एक लाइट पुल्ली लगा दी गई है, जिस पुल्ली को इस स्ट्रिंग से ऐसे यहाँ एक m मास का ब्लॉक सस्पेंड किया गया है। यहाँ पर जो वो m मास का ब्लॉक सस्पेंड किया गया है, इसका मास m है, ये है m डैश, और इसके ऊपर एक स्मॉल m मास का ब्लॉक जो है वो रखा गया है, स्मॉल m मास का। अब देखिए प्रॉब्लम क्या कह रहा है, ध्यान से सुनेंगे तो अभी प्रॉब्लम समझ में आएगा। ये एंगल थीटा है। कहता है कि सिस्टम इनिशियली स्टेशनरी स्टेट में है, सब कुछ कहीं, और ऑल द कॉन्टैक्ट सरफेसेस आर स्मूथ, नो चांस ऑफ एनी फ्रिक्शन, ना तो यहाँ है ना तो यहाँ है। इस ट्रायंगुलर ब्लॉक के ऊपर स्मॉल ब्लॉक को रखा गया है। अब क्या होता है, सिस्टम को रेस्ट से रिलीज कर दिया जाता है, मतलब यहाँ से हाथ हटा लिए, ये m मास का ब्लॉक नीचे गिरने लगा। सपोज कीजिए ये a एक्सीलरेशन से गिरना शुरू हुआ, तो ये ब्लॉक भी, बिगर ब्लॉक जो वो a एक्सीलरेशन से फॉरवर्ड मूव करेगा। सिंपल सी बात है। यहाँ का टेंशन T होगा तो यहाँ का भी टेंशन T होएगा। अभी तक तो सवाल का पता ही नहीं चला कि सवाल कह क्या रहा है। सवाल जो कह रहा है वो ध्यान से सुनने की जरूरत है। कि कहता है कि कितना वैल्यू मैं इस m का लूं, यानी व्हाट विल बी द मास ऑफ दिस ब्लॉक, हैंगिंग ब्लॉक, सस्पेंडिंग ब्लॉक, सो दैट, ताकि ए स्मॉलर ब्लॉक m नेवर स्लाइड्स ऑन द बिगर ब्लॉक, यानी रिमेन्स स्टेशनरी विथ रेस्पेक्ट टू बिगर ब्लॉक। अब सवाल समझ में आया कि m का क्या वैल्यू मैं लूं, क्योंकि m से ये एक्सीलरेशन डिजाइन हो जाएगा, है ना। तो इस m का क्या वैल्यू लूं ताकि इस ब्लॉक के रेस्पेक्ट में ये ब्लॉक स्टेशनरी रहे, है ना। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m so that the block m remains stationary, remains stationary to the surface of bigger block, ठीक है, या लार्जर ब्लॉक, जो कह दीजिए, लार्जर ब्लॉक। ये है आपका सवाल। मुझे लगता है कि अब आपको चीजें समझ में आ गई होगी कि प्रॉब्लम का नीड क्या है, प्रॉब्लम का डिमांड क्या है। और जब प्रॉब्लम का डिमांड पता पड़ जाएगा, पता क्या, डिमांड तो पता पड़ ही गया, हाउ टू सॉल्व इट, एकदम बिल्कुल आसान है। आसान तब है जब आप समझते हैं, जब आपने ये इस्तेमाल सही तरीके से किया हो। हाउ टू स्टार्ट, यहाँ से करते हैं। आइए, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, बढ़िया प्रॉब्लम है तो थोड़ा ठंडे दिमाग से सीखेंगे भी, समझेंगे। फॉर द ब्लॉक m, एकदम अपने प्रोसेस से चलते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। मैं तो कहता हूं अगर आपको भी ट्राई करने का मौका, ऐसे 10 सवाल हैं न्यूटन्स लॉ में। ये तो एस सी वर्मा सर के बुक की बात, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स की बात कर रहा हूं, उसके ऊपर जाएंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, पर प्रॉब्लम को बनाते रहेंगे तो कोई अंत नहीं होगा। फिर भी एक लेवल का तो चाहिए, है ना। आप मेरे साथ जुड़े हुए, ये साधारण बात नहीं है, आपको लेवल का प्रॉब्लम चाहिए तो वो मिलेगा। अब तो कुछ आपको मैं ये फेसबुक रील्स वगैरह पर भी, लाइव वगैरह में भी सवाल करवा दूंगा, आप चिंता न करें, थोड़ा सा पेशेंस रखें, थोड़ा और शरीर में जान आने दें, फिर सब कुछ होगा। फॉर द ब्लॉक m, मैंने इसको सिस्टम माना,
तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप देखें नीचे mg काम करेगा, ऊपर टेंशन T लगेगा, एक्सीलरेशन A होगा, तो आप लिख पाएंगे mg माइनस टी इक्वल टू ma, पहला इक्वेशन। अब आइए मैं इस पूरे सिस्टम को ले रहा हूं और चूंकि हमें ये मान करके चल रहे हैं कि ये इसके रेस्पेक्ट में स्टेशनरी है, तो जब मैं इस बिगर ब्लॉक का फोर्स डायग्राम बना रहा हूं तो ये मान के चल रहा हूं कि ये दोनों मिल करके सेम ब्लॉक है। क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन इस ब्लॉक को दूंगा तो ऑलरेडी इसका भी तो लोड वो मेंटेन कर रहा है, ये सोच करके इसीलिए मैंने इसको सोचा कि इसको मैं सिंगल बॉडी मान करके और तब मैं इसको क्या बोलते हैं फोर्स डायग्राम बनाता हूं। थोड़ा आसान होगा प्रॉब्लम को। अगर आप कुछ आप नहीं, दूसरा कुछ मत सोचिए, क्योंकि सोचेंगे तो उलझेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। फिर भी अगर आपको ट्रैक करने की मर्जी हो तो बहुत सारा रास्ता हो सकता है, इसको अलग अलग ब्लॉक करके भी करेंगे, प्रॉब्लम खामखा लेंदी होगा और फिर आपको मजा नहीं आएगा। खैर आइए, फॉर द सिस्टम m डैश प्लस m, मैं दोनों को एक साथ ले रहा हूं ताकि इससे हमें फायदा क्या होगा वो आपको बाद में पता पड़ जाएगा। ये देखिए इस पर टेंशन T लग रहा है, ये दोनों ब्लॉक मिलके सिंगल मैंने माना है, तो ये मैं इसको सीधा m डैश और m को, और इसका एक्सीलरेशन आपको पता ही है कि इस डायरेक्शन में आपने a माना हुआ। पुल्ली लाइट है, पुल्ली का टेंशन नहीं लीजिएगा। अब क्या होगा, नीचे के लिए आपको m डैश प्लस स्मॉल m इंटू जी, ऊपर के लिए नॉर्मल रिएक्शन n मान लेते हैं हम। तो यहां से हो जाएगा हमारे पास n इक्वल टू m डैश प्लस m और इंटू जी, इक्वेशन नंबर 2। और इधर के तरफ आपका जो सिस्टम जिस तरह से आपने बिल्डअप किया है सिर्फ इकलौता फोर्स है, तो T इक्वल टू हो जाएगा m डैश प्लस स्मॉल m इंटू a, इक्वेशन नंबर 3। ये हो गया मामला। इतना तो हमने कर लिया, लेकिन असल जो दुल्हा है वो तो ये है, इसका भी तो डायग्राम करना पड़ेगा। आइए करते हैं इसका। जब मैं डायग्राम करता हूं तो देखिए क्या क्या हासिल होना है, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये सारा चीज जो है अभी फोर्स डायग्राम पर अटका हुआ है। देखिए इसके लिए नीचे mg फोर्स काम करेगा, ये देखिए थीटा एंगल होगा, और ये नॉर्मल रिएक्शन इसका होगा। क्योंकि मैं इसको अलग से देख रहा हूं तो इसके इस सरफेस से नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा, और जो चीज आपको चाहिए हकीकत में वो यही है ma। नॉन इनर्शियल फ्रेम में स्यूडो फोर्स, नॉन इनर्शियल फ्रेम में स्यूडो फोर्स यही है, वो स्यूडो फोर्स जो इस सवाल में कमाल करने वाला है। अब आप देखें ध्यान से। अब कहेंगे कि सर mg को कुछ नहीं कीजिए, नॉर्मल को तोड़िए। नॉर्मल को तोड़ेंगे तो आपको पता है कि ये एंगल थीटा होएगा, तो यहाँ पर होगा n cos थीटा और इधर के तरफ हो जाएगा n sin थीटा। इक्वेशन लिखेंगे आप, n cos थीटा से आपको वेट बैलेंस हुआ, चौथा नंबर इक्वेशन, और n sin थीटा को आपने स्यूडो फोर्स से बैलेंस किया, पांचवा इक्वेशन। सो कुल मिलाकर के जितने भी फोर्स डायग्राम, जितने भी परिस्थितियां हमें लानी थी वो मैंने सारी ले आई है, और अब मुझे करना क्या है, इसको सॉल्व करके आंसर पर पहुंचना है। तो आंसर पर पहुंचना है तो पहले तो आप फिर से देख लें चीजें किस तरह की है, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं इसको इरेज करने वाला हूं। तो हमें निकालना है इस m का वैल्यू, पता होना चाहिए आपको। आप जब अपने कॉपी पर इसको नोट करेंगे तो सारी बातें आपको समझ में आएगी। अब मैं सॉल्व करता हूं, क्योंकि मुझे आगे का काम देखना है। आइए देखते हैं इसको कितना वैल्यू तक हम ले पाते हैं। सारे इक्वेशन को मैं पहले जमा कर लूं तो मेरे पास हो जाएगा mg माइनस टी इक्वल टू ma। ये था मेरा पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन देखिए वहां पर है n इक्वल टू n नहीं, इसको ऐसा कीजिए n डैश कह लीजिए, आप ज्यादा अच्छा रहेगा। n डैश इक्वल टू
एम डैश प्लस स्मॉल एम इंटू जी, इक्वेशन नंबर दूसरा। तीसरा इक्वेशन है टी इक्वल टू एम डैश प्लस स्मॉल एम इंटू ए। चौथा इक्वेशन है वहां देखिए एन कॉस थीटा इक्वल टू स्मॉल एम जी। और पांचवा इक्वेशन है एन साइन थीटा इक्वल टू स्मॉल एम ए। पहली दफा तो यहां से आप मजा ले लीजिए, 5 में 4 से डिवाइड कर दीजिए तो देखिए क्या मिलता है। 5/4 कीजिए, 4/5 से मजा नहीं आएगा। तो ये हो जाएगा एम ए बटा एम जी इक्वल टू एन साइन थीटा अपॉन एन कॉस थीटा। ये काम पहले भी किए हुए नीट के प्रॉब्लम में। यहां से ए का वैल्यू आ गया आपको जी टेन थीटा। ये आपके पास एक बड़ा टूल आ चुका है, बहुत बड़ी सफलता आ चुकी है। और इसका यूज कैसे हम लोग करेंगे ये देखिए। ध्यान दें कि मुझे एम का वैल्यू निकालना, वो भी कैपिटल एम का। कैपिटल एम यहाँ है तो टी का वैल्यू यहाँ रखिए आप, ए का वैल्यू यहाँ रख दीजिए। इक्वेशन नंबर 1 में आपका काम हो जाएगा। फ्रॉम 1 से 1 नंबर की इक्वेशन में मेरे पास एम जी है, माइनस टी का वैल्यू देखिए क्या है, एम डैश प्लस स्मॉल एम इंटू ए और इक्वल टू यहाँ देखिए कैपिटल एम ए है। इसको उधर ले जाते हैं तो हमें मिलेगा एम जी इक्वल टू एम डैश प्लस स्मॉल एम इंटू ए और प्लस एम ए, है ना। तो इसको अगर यहां लाएंगे तो एम फ्री करेंगे हम, एम जी माइनस एम ए इक्वल टू एम डैश प्लस स्मॉल एम। मुझे लगता है कि एक स्टेप को रुकिए, थोड़ा कलाकारी करते हैं, क्योंकि फालतू का सॉल्यूशन पे कचरा नहीं होना चाहिए, है ना। डबल स्टेप में प्रॉब्लम को झूठ मूठ कर लिखने से क्या फायदा है। इसको इधर लाते हैं, इसको उधर भेजते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एम इंटू जी प्लस ए इक्वल टू एम डैश प्लस स्मॉल एम इंटू ए। अब अच्छा हो गया, एम मेरा फ्री हो चुका है। यहाँ से होगा एम इंटू जी प्लस ए का वैल्यू है जी टेन थीटा। बड़ा ही खूबसूरत तरीके से सवाल सॉल्व हो जाएगा। देखिए ना, ये हो जाएगा एम डैश प्लस स्मॉल एम और यहाँ भी आ जाएगा ए का वैल्यू जी टेन थीटा। मुझे लगता है कि एम की वैल्यू अगर मैं जी भी कॉमन निकालूं तो 1 प्लस टेन थीटा होगा और ये इक्वल टू एम डैश प्लस एम होगा तो जी टेन थीटा होगा। जी से जी देखिए कैंसल हो गया। अब मैं उसको हटा देता हूं, उसकी कोई आवश्यकता रही नहीं, आपके पास ऑलरेडी वो चला ही गया है। देखिए क्या होने वाला है, बस इतना में ही काम हमारा हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा देखिए, तो इसको भी हटाइए। यहाँ से क्या होगा, m इक्वल टू एम डैश प्लस एम और इंटू टेन थीटा डिवाइडेड बाय, कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो हुई है यार। यहाँ माइनस साइन होगा यार, यहाँ माइनस साइन होगा। देखिए गलती कैसे हो जाएगी, सब ध्यान देना। चूंकि ये एम इधर आएगा तो माइनस में कन्वर्ट होगा ना, ये उधर प्लस होगा, इधर आके माइनस होगा। वही मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो रही है। तो क्या होगा, ये हो जाएगा कितना, बटा 1 माइनस टेन थीटा होगा। ठीक है। अब आप देखें यहाँ से टेन थीटा में अगर कॉमन निकालता हूं तो एम डैश प्लस एम और इंटू टेन थीटा डिवाइडेड बाय, अगर मैंने टेन थीटा कॉमन लिया तो मेरे पास होगा 1 बटा टेन थीटा माइनस 1। ये देखिए मर गया और यहाँ से m का वैल्यू आ गया m डैश प्लस m डिवाइडेड बाय कॉट थीटा माइनस 1। ये देखिए एग्जैक्ट आंसर आपके पास आया हुआ है। एंड दिस इज द फाइनल टच, फाइनल आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैंने बहुत बहादुरी का काम किया है। ये सवाल सॉल्व बोर्ड पर कर देना बहुत बड़ी बहादुरी की बात नहीं है। मैंने ये क्यों किया, थोड़ा सा मंथन कीजिए, एनालिसिस कीजिए।
मैं ये आपके लिए भी छोड़ सकता था, लेकिन मैं जब किसी काम को करता हूँ एंड विदाउट एनी हेजिटेशन, तो आपको इससे क्या होता है, एक आत्मबल मिलता है। आप इसको बार बार रिवीजन करेंगे, 2-3 बार सवाल को सोचेंगे, इस तरह के और कहीं से सवाल खोजेंगे, उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ऐसा थोड़ी ना होगा कि मैं 1000 प्रॉब्लम को बोर्ड पर लिखता रहूं, 1000 प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करता रहूं तो इससे आप फिजिक्स सीख जाएंगे। नहीं सीखेंगे। जब तक आपके अंदर प्रॉब्लम को खोजने की क्षमता, उसको स्टडी करने की क्षमता, उसको सॉल्व करने की क्षमता डेवलप नहीं होएगी, तब तक आप किसी भी लेक्चर को गौर से नहीं देखेंगे। ये मैं कह रहा हूं आपको, मैं कितना भी आपको कह दूं, जब तक आदमी को ठोकर नहीं लगता उसे ज्ञान होता नहीं। जब आप एग्जाम में क्रॉस मारेंगे, जब आपका रिजल्ट फंसेगा, तो उसके बाद लड़का जो है सो चैनल को बुखार छोड़ा देता है, रात दिन बैठ करके सर्च करता है कि कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मुझे आसानी से फिजिक्स सिखा दे। क्योंकि 100 में 90% 95% बच्चा फिजिक्स में ही अपना फेल्योर लेकर के आता है। चाहे वो जेई लिखे, चाहे वो नीट लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कॉन्सेप्ट सब जगह चाहिए, और तब जा करके जो है हम आपको याद आएंगे। ये प्रॉब्लम सिर्फ एक नजरिया है। ऐसे ऐसे हजारों प्रॉब्लम है जो प्रॉब्लम को कि मैं लिखूं, सॉल्व करूं और आप उसको एक फिल्म की तरह देखें, कुछ मिलने वाला नहीं है। और यही कारण है कि जो व्यूज में जो मतलब प्रॉपर्टी दिख रही है, ये लापरवाही है और कुछ नहीं है। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं होता है, इतने करोड़ों की आबादी में इतने स्टूडेंट्स जो फील्ड में जमे हुए हैं, जिनको रिजल्ट कल के कल चाहिए, आज के आज चाहिए, पर लक्षण सही नहीं है, वो ठोकर खाएंगे, चारों दुनिया घूमेंगे, तब जाकर के प्लेटफॉर्म नजर आएगा उसको। चलो एक बार इसको ट्राई करते हैं। और जब एक बार मेरे प्लेटफॉर्म से कोई बच्चा जुड़ता है, ये फुल गारंटी है कि दुनिया का कोई भी प्लेटफॉर्म उसे पसंद ही नहीं आएगा। तो खैर, आज के लेक्चर में मैंने बहुत ही वाइटल प्रॉब्लम आपके साथ शेयर की, और मैं चाहता हूं कि आप खुश रहें, मुस्कुराएं। ये तो मेरा काम है आपको मोटिवेट करना अलग अलग तरीके से, और ज़रूरी भी है क्योंकि आपको एस्पायरेंट है, आपको रिजल्ट लेना है। तो आप लगे रहिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, पसंद कीजिए, मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, रिजल्ट तक पहुँचिए। थैंक यू सो मच।